नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू द मार्केट मल्टीबैगर। मैं हूं पार्थ गढ़वी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर के बारे में, जिसने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लेकिन लास्ट के 2 सालों में ये इन्वेस्टर के लिए सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज की रेवेन्यू कम हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुए हैं एंड नेट प्रॉफिट भी लगातार कम हो रहे हैं। क्या ये सेक्टर कभी रिकवर भी कर पाएगा? रिकवर भी करेगा तो इसमें कितना समय लगेगा? अगर रिकवर भी हो गया तो ग्रोथ कैसी रहेगी? अच्छे रिटर्न्स बनेंगे कि नहीं? कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे कम या ज्यादा ग्रोथ के पीछे? कौन सी कंपनी से जिन्हें हम फोकस करके चल सकते हैं? तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अनलेस कि आपको वीडियो में कोई वैल्यू ही ना दिखे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहे। एंड फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही कंसीडर करें। एंड दोस्तों, वीडियो से पूरी वैल्यू डिराइव करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, केमिकल इंडस्ट्री के सेगमेंट की बात करें तो इसमें बल्क केमिकल्स, हाइड्रोकार्बन्स, फर्टिलाइजर्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स आते हैं। केमिकल सेक्टर पर जब भी डिस्कशन होती है तो बड़े इन्वेस्टर या फंड मैनेजर की नीडल स्पेशलिटी केमिकल पर क्यों अटक जाती है? क्योंकि ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री में स्पेशलिटी केमिकल सिर्फ 22% ही कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी टोटल केमिकल्स के एक्सपोर्ट में ये 50% कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों, केमिकल इंडस्ट्री में चाइना लंबे समय से लीडरशिप पोजीशन होल्ड करता है एंड चाइना में यह इंडस्ट्री मैसिव ग्रो की है। ग्लोबल मार्केट शेयर की बात करें तो 2010 में चाइना का ग्लोबल मार्केट शेयर 24% था, और ये 2018 में बढ़कर 37% हो गया। एंड इसके रीजन थे लो लेबर कॉस्ट इन चाइना, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू ग्लोबल केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड सबसे बड़ा कारण था वीक रेगुलेटरी नॉर्म्स। मींस केमिकल कंपनीज को प्लांट सेटअप करने के लिए जो क्लियरेंस चाहिए होती थी वो बहुत इजीली दे दी जाती थी, बिना इस बात का ध्यान रखे हुए कि एनवायरनमेंट पर कितना बुरा इंपैक्ट होगा। यही कारण है कि चाइना की काफी सारे केमिकल प्लांट जो रेसिडेंशियल एरिया के आसपास भी सेटअप हुए, क्योंकि उस टाइम पर चाइनीज गवर्नमेंट का मेन फोकस था इकोनॉमी को ग्रो करना। लेकिन 2015 में चीजें बदलने लगती है। उन्होंने 2015 में स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स को इम्पोज किया, जिसके चलते 2017 में चाइना में 40% केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्लोज हो गई, और बाय 2025 सारे बड़े प्लेयर्स को अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को रेसिडेंशियल एरिया से दूर करके केमिकल पार्क्स में शिफ्ट करना है। इन स्टेप्स के चलते चाइना में केमिकल प्लेयर्स की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने लगी और प्रॉफिट मार्जिन भी डेंट होना स्टार्ट हुए। तो इस दौरान इंडिया में फेवरेबल एनवायरनमेंट बनने लगा 2013-14 में। उसका फर्स्ट रीजन था अवेलेबिलिटी ऑफ लो लेबर कॉस्ट इन इंडिया, क्योंकि 2005 से 2015 के बीच चाइना में एवरेज लेबर कॉस्ट 90 से 20% के सीएजीआर से बढ़ी, जबकि इंडिया में इस दौरान एवरेज लेबर कॉस्ट सिर्फ 4 to 5% के सीएजीआर से बढ़ी। दूसरा रीजन ये था कि कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट टैक्स इन इंडिया। उसके बाद यूएस चाइना ट्रेड वॉर। इसलिए अगर आप कुछ केमिकल कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखें तो आपको यहाँ ग्रोथ भी उसी टाइम देखने को मिलेगी जब चाइना में सिचुएशन अनफेवरेबल हो रही थी, यानी कि 2013 के एंड में या 14 के स्टार्ट में। एंड ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ये आती इंडस्ट्री का देख रहे हैं। उसके बाद हम एसआरएफ का चार्ट भी देख लेते हैं, तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि 2014 के स्टार्ट में या 2013 के एंड के बाद यहाँ पर स्टॉक प्राइस में ग्रोथ आना दिखती है। दोस्तों, कोई भी सेक्टर जब लंबे समय के लिए अपरन में रहता है तो उसमें सिक्लिकलिटी आती है, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट मार्जिन पे पीक पर पहुंच गए होते हैं एंड कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ भी हाईएस्ट लेवल पर चल रही होती है एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी हाईएस्ट लेवल पर चल रही होती है। एक बार जब ये तीनों चीजें एक साथ देखने को मिलती है तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है जब सिक्लिकलिटी स्टार्ट हो जाती है। और 2021 के एंड तक ऐसा समय आ गया जब ज्यादातर केमिकल्स कंपनी कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन में रहने के बाद डाउन ट्रेंड में आने लगी। पहला रीजन था हाई वैल्यूएशन, दूसरा रीजन था प्रॉफिट बुकिंग, तीसरा रीजन था ग्लोबल इन्फ्लेशन, फिर डिसरप्शन इन सप्लाई चेन ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, स्लो डिमांड इन यूएस एंड यूरोप। उसके बाद आफ्टर कोविड एक नया फैक्टर इमर्ज हुआ, वो हुआ चाइना प्लस वन, क्योंकि वर्ल्ड ने किसी सिंगल कंट्री पर अपनी सप्लाई के लिए डिपेंडेंट रहने के रिस्क को फेस किया था। दोस्तों, चाइना प्लस वन की तरह एक और फैक्टर जो इमर्ज हुआ वो है यूरो प्लस वन। यूरोपियन यूनियन वन ऑफ द मेजर मेकर एंड कंज्यूमर है केमिकल्स का, और वहां पर भी काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन को एडॉप्ट किया जा रहा है। क्लाइमेट कंसर्न्स के बढ़ते हुए वह एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वहां से कुछ केमिकल्स प्लेयर्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को इंडिया में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर करने में कम कॉस्ट लगती है और साउथ ईस्ट एशिया की ग्रोइंग मार्केट का एक्सेस भी इजीली मिल जाता है। एज पर क्रिजल रिपोर्ट, जो स्पेशलिटी केमिकल मार्केट है वो इंडिया में काफी फास्ट पेस पर ग्रो कर रही है, इवन चाइना से भी ज्यादा पेस पर। जहां पर 2021 में स्पेशलिटी केमिकल मार्केट का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल स्पेशलिटी मार्केट में 3 to 4% था एंड एस्टिमेट है कि बाय 2026 यह 6% तक हो सकता है। दोस्तों, एज पर द स्टडी कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म मैकरसी एंड कंपनी, इंडियन केमिकल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल केमिकल मार्केट में 10 to 12% तक हो सकता है बाय 2040। इंडियन केमिकल इंडस्ट्री एंड उसमें भी स्पेशलिटी केमिकल मार्केट में ग्रोथ के ह्यूज स्कोप है। एस्टिमेट तो ठीक है, लेकिन
सिर्फ एस्टिमेट देखकर ही इन्वेस्ट करना, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसके लिए हम कुछ डेटा निकालने की कोशिश करते हैं जिससे हमें ये रिसर्च करने में हेल्प मिलेगी ग्लोबल इन्वेस्टर इंडियन केमिकल इंडस्ट्री को लेकर क्या एक्शंस ले रहे हैं एंड केमिकल कंपनीज की मैनेजमेंट फ्यूचर से जुड़े कैसे एक्शंस ले रही है। तो सबसे पहले हम कैपेक्स से जुड़ा डेटा देख लेते हैं। एज पर द डाटा अवेलेबल विद फॉर्च्यून इंडिया, ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री में FY21 में 9,900 करोड़ का कैपेक्स हुआ। उसके बाद FY22 में ये कैपेक्स बढ़कर 12,500 करोड़ का हो गया एंड FY23 में सबसे ज्यादा कैपेक्स हुआ, दैट इज 14,800 करोड़। वहीं अगर कंपनी वाइज FY24 के कैपेक्स की बात करें तो गुजरात के फ्लोरोकेमिकल्स का 1500 करोड़ का कैपेक्स अंडर प्रोग्रेस है फॉर द FY24। उसके बाद अगर हम SRF में देखें तो यहाँ भी 1800 करोड़ का कैपेक्स कर दिया है अभी तक एंड 700 करोड़ का कैपेक्स अंडर प्रोग्रेस है। आरती इंडस्ट्री के मैनेजमेंट ने FY24 के फर्स्ट हाफ में 575 करोड़ का कैपेक्स किया है एंड FY24 के लिए जो टोटल प्लान कैपेक्स है वो है 1200 से 1300 करोड़ का, जो कि ह्यूज है। एंड यशो इंडस्ट्री भी 400 करोड़ का कैपेक्स कर रही है जो कि Q4 FY24 में कंप्लीट हो सकता है, जो कि इस कंपनी के रेवेन्यू को डबल करेगा। इस कंपनी के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जरूर से देखिएगा। जिस तरह से सब कंपनी में कैपेक्स हो रहा है या कैपेक्स फ्यूचर प्लान है, उससे देखकर यही लगता है कि एक बड़ी ग्रोथ होना अभी पेंडिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक सॉलिड है तो फिर रिकवरी कब से होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम उन स्टेटमेंट को देखते हैं जो ब्रोकरेज हाउसेस या फंड मैनेजर की तरफ से आए हैं, और उसके बाद हम कुछ केमिकल कंपनीज की मैनेजमेंट की कमेंट्री को भी चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं SMIFS की रिपोर्ट से, जो कि अक्टूबर 23 में ही पब्लिश हुई है। इन्होंने पहले तो स्लो डाउन के रीजंस को बताया, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए हैं। मेजर पॉइंट यह है कि ग्लोबल ऑर्डर्स के बावजूद भी इंडियन केमिकल्स कंपनी अब तैयार है अपने मार्जिन्स में रिकवरी करने के लिए। जो एंटीसिपेट रिकवरी है वो फाइनेंशियल ईयर 24 के सेकेंड हाफ में हो सकती है। ब्रोकरेज फ्रॉम इलारा कैपिटल्स ने अपने स्टैंड्स को कोशियस से बुलिश किया है और द केमिकल इंडस्ट्री। इन्होंने 180 कंपनीज के एनालिसिस के बाद यह स्टैंड डिसाइड किया है। इनके एनालिसिस के हिसाब से केमिकल इंडस्ट्री FY24 के सेकेंड हाफ में बॉटम आउट हो जाएंगे। इलारा कैपिटल्स के अकॉर्डिंग नवीन फ्लोरिन एंड विनाटी ऑर्गेनिक्स रिवाइवल के मेजर गेनर्स हो सकते हैं। मैंने बहुत और फंड और कुछ कंपनीज की कॉन को रीड किया है। अकॉर्डिंग टू ऑल दैट मैंने कुछ मेन पॉइंट आपको आउटलुक देता हूं जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। सब रिपोर्ट पढ़ने के बाद एक बात का पता चलता है कि मार्केट को अप्रैल में 2024 से रिकवरी एक्सपेक्टेड है एंड जितना बुरा था वो खत्म हो चुका है एंड ग्रोथ का बहुत स्कोप है। एंड ऑल्सो वी नो जब फेड के रेट नीचे आना स्टार्ट करेंगे तब केमिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी हो सकती है। सो लॉन्ग टर्म आउटलुक बहुत शानदार है, शायद रिकवरी डिले भी हो जाए, लेकिन इन लॉन्ग टर्म इस सेक्टर में बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है। सो अभी ये इंडस्ट्री बॉटम आउट लग रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी में रिकवरी पहले होने वाली है। तो इसके लिए मैं बड़ा सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। मार्केट में जो भी एक्सपेक्टेड होता है या मार्केट में जो भी न्यूज होती है, स्टॉक प्राइस उसके इंपैक्ट को पहले ही फैक्टर इन कर चुका होता है। कहने का मतलब यह है कि रिजल्ट से पहले जो कंपनी अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही होती है उसमें एंट्री करी जा सकती है। दोस्तों, बड़े इन्वेस्टर अच्छे रिजल्ट्स के अनाउंस होने से पहले ही एंट्री ले लेते हैं, जिससे स्टॉक प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए अब हमें अपनी फेवरेट केमिकल कंपनीज पर नजर रखने की जरूरत है। दोस्तों, अभी तक हमने केमिकल सेक्टर से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की है। लास्ट क्वेश्चन रहता है कि कौन सी कंपनीज को कंसीडर कर सकते हैं। मैं कुछ कंपनीज के नाम बता देता हूं जिससे आप फर्दर स्टडी कर सकते हो। तो पहली कंपनी आप क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। वैल्यूएशन थोड़ा हाईएस्ट साइड पर है, लेकिन कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल, एम्प्लॉय रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्विक रेशियो, करंट रेशियो एंड इसके साथ रिटर्न एंड एसेट सारे ही पैरामीटर एक्सीलेंट है। कंपनी अपने ज्यादातर प्रोडक्ट सेगमेंट में वर्ल्ड में एंड इंडिया में नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन होल्ड करती है, तो इसलिए इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हैं। सेकंड कंपनी आप एमी ऑर्गेनिक्स को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की ऐसी इकलौती कंपनी है जिसने आउटसाइड चाइना इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव को इन हाउस डेवलप किया है एंड कंपनी ने ग्लोबल इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चर के साथ टाई अप किया है और प्लान है कि गुजरात में कंपनी अपना पहला इलेक्ट्रोलाइट प्लांट सेटअप कर सकती है। उसके बाद कंपनी ने बाबा फाइन केमिकल्स का एक्विजिशन किया है, जिसके थ्रू कंपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एप्लीकेशन वाले प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। 3 जनवरी की ही न्यूज है कि नरेश कुमार पटेल जी ने 6.9% अपना स्टेक बढ़ाया है एमी ऑर्गेनिक्स में। नरेश कुमार पटेल कौन है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड MD हैं कंपनी के, एंड इनके पास प्रेजेंटली कंपनी की कितनी होल्डिंग है वो आप देख सकते हैं कि 11.86% है। तो इनकी होल्डिंग बढ़कर कंपनी में 70% अराउंड हो जाएगी। उसके बाद आप यशो इंडस्ट्री, नवीन फ्लोरिन, आरती इंडस्ट्री, गुजरात फ्लोरो केमिकल्स, विनाटी ऑर्गेनिक्स, फाइन केमिकल्स एंड SRF को कंसीडर कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी केमिकल इंडस्ट्री में रिवाइवल का बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।